हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। एसएससी का टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं। अभी आज जो हमारा एसएससी का टेस्ट हुआ था, ये टेस्ट एक्चुअल में इस साल सीजीएल का प्री में एक टेस्ट आया था। अभी हमने नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, आपने देखा होगा SK SSC 2 नाम से सीरीज स्टार्ट हो गई है। ये सीरीज जो है, ये सीजीएल के प्रीवियस ईयर यानी 2017 ईयर वाले ही 2017 सीजीएल जो हुआ है उसी के टेस्ट हैं। टेस्ट का लिंक अवेलेबल है। अगर किसी ने टेस्ट को ना अटेम्प्ट किया हो तो वहाँ से लिंक से आप डाउनलोड करके टेस्ट अटेम्प्ट करके देन आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है ना। और अभी हमारा जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा कि इस साल वाले जितने भी सीजीएल के प्री के टेस्ट हुए थे, हम उन सब टेस्ट को एक बारी कवर करेंगे। सभी टेस्ट एक बार देखेंगे हम। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन से इस एरर बताना है। कह रहा है माई एल्डर सन डील्स विद स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर। देखो, डील विद जो होता है ना, डील विद आप करते हो किसी प्रॉब्लम से। ठीक है, डील विद का मतलब होता है किसी चीज का सामना करना। ठीक है, प्रॉब्लम से आप डील विद करते हो। लेकिन अगर किसी चीज में बिजनेस करते हो देन यू डील इन दैट समथिंग, इन दैट। ठीक है, डील इन समथिंग। जैसे किसी का बिजनेस है, मान लो यही दे रहा है, जैसे स्पेयर पार्ट्स का उसका बिजनेस है, तो इट शुड नॉट बी कि माई एल्डर सन डील्स विद, इट शुड बी माई एल्डर सन डील्स इन स्पेयर पार्ट्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे विद की जगह इन आएगा। फर्स्ट पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे स्नेहा वॉज एक्यूज फॉर मर्डर। स्नेहा वॉज एक्यूज फॉर मर्डर। आई गेस क्लासेस में हमने ये चीज़ इतनी बार सीख ली है कि हमें इससे आगे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। स्नेहा वॉज एक्यूज फॉर नहीं होता, एक्यूज ऑफ होता है। एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ यूज होता है, ना कि फॉर। यही फर्स्ट पार्ट में एरर है। स्नेहा वॉज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ हर हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। एक्विट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है बरी करना। तो कह रहा है स्नेहा ने मर्डर का, स्नेहा का आरोप तो लगा था लेकिन कोर्ट को वो नहीं लगी, मतलब कोर्ट ने उसको छोड़ दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिलर है। कह रहा है माई सिस्टर्स मैरिज पास्ड डैश पीसफुली। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ड डैश पीसफुली। अब देखते हैं पास्ड अवे। फर्स्ट ऑप्शन, ये देखो ये ना फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन हो गया। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो भी डील विद और डील इन, ये फ्रेजल वर्ब्स हो गई। थर्ड क्वेश्चन जो है ये भी फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन हो गया। अभी जो है एसएससी अभी भी क्या, मैं तो मतलब कहूँगा एसएससी को फ्रेजल वर्ब्स बहुत अच्छी लगती हैं। और जनरली फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर एक दो बनते ही बनते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन बन गया एक ही टेस्ट में। कह रहा माई सिस्टर्स मैरिज पास्ड डैश पीसफुली। देखो पास अवे का तो मतलब होता है टू डाई। पास अवे का मतलब होता है टू डाई। तो माई सिस्टर्स मैरिज पास अवे नहीं हो सकता, डाई नहीं। ठीक है, पास बाय होता है किसी के कहीं से जाना। जैसे जैसे हम बोलते हैं आई वॉज पासिंग बाय योर हाउस, तो मैं तुम्हारे घर के पास से जा रहा था। टू गो पास बाय का मीनिंग होता है। या पास बाय का एक मीनिंग और भी होता है, टू ओवरलुक, अनदेखा कर देना। ठीक है, इट पास्ड बाय मी, कुछ ऐसा। ठीक है, फिर होता है पास ऑफ। पास ऑफ जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू हैपन। ठीक है, और जो है पास आउट, इसका पास आउट हम ग्रेजुएशन करते हैं तो हम पास आउट होते हैं। ठीक है, तो सिस्टर की मैरिज पास आउट नहीं हुई, कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली। पास बाय नहीं हुई, पास अवे नहीं हुई, पास ऑफ हुई। पास ऑफ का मीनिंग होता है टू हैपन। आगे देखो। कह रहे देर आर डैश बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। कह रहे देर आर डैश बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस इन योर स्कूल लाइब्रेरी। कह रहे आपकी स्कूल लाइब्रेरी में कंप्यूटर साइंस के ऊपर डैश बुक्स हैं। सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, इसीलिए तुम्हें मार्केट से परचेज करनी चाहिए। देखो इसके अंदर ना सेकंड ऑप्शन जो दिया है ए लिटल,
ये ऑप्शन तो किसी भी वे में नहीं बन सकता, क्योंकि लिटल और फ्यू में यही डिफरेंस होता है कि लिटल जो यूज होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा, आई हैव लिटल मिल्क, ना कि आई हैव फ्यू मिल्क, ठीक है ना। लेकिन फ्यू जो है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। अब बुक्स जो है वो क्या होती हैं, काउंटेबल होती हैं, तो काउंटेबल के लिए आप फ्यू यूज करोगे, ना कि लिटिल। तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। अब तीन ऑप्शन बचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन अ फ्यू, थर्ड ऑप्शन फ्यू, एंड फोर्थ ऑप्शन द फ्यू। देखो, फ्यू जो वर्ड है ना, फ्यू, इसका मीनिंग होता है नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर। अ फ्यू जो वर्ड है इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, ना के बराबर नहीं है, थोड़ा सा है, ठीक है। मेरे पास 1 रुपया है, मेरे को मेरे पास 1 रुपया है जेब में, दैट इज रुपीज मेरे पास कितने हैं, फ्यू। लेकिन अब देखो, 1 रुपये में आज के टाइम पे कुछ नहीं आता, दैट इज नेग्लिजिबल अमाउंट, ठीक है। लेकिन मेरे पास मान लो 10 रुपये हैं, तो इट मे बी अ फ्यू, ठीक है। और द फ्यू जो वर्ड है, द फ्यू का मतलब होता है जितना है यही है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पापा जी से पैसे मांगे, पापा जी मुझे 500 रुपये दे दो, और पापा जी ने मुझे 50 का नोट थमा दिया। मैंने पापा जी को कहा, पापा जी 500 मांगे हैं, 50 नहीं मांगे। पापा जी बोलते हैं, बेटा लेने हैं ले ले, नहीं तो ये भी जेब में ले जाऊंगा। तो पापा जी भी बोले, बेटा यही है, जितना है यही है, तो द फ्यू, ठीक है। तो फ्यू होता है ना के बराबर, अ फ्यू होता है थोड़ा बहुत, और द फ्यू होता है जितना है यही है, ठीक है। अब देखो सेंटेंस क्या था, देर आर डैश बुक्स ऑन कंप्यूटर साइंस। तुम्हारे कंप्यूटर साइंस, तुम्हारी लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में ना, कंप्यूटर साइंस के ऊपर डैश बुक्स हैं, ना के बराबर बुक्स हैं, अ फ्यू थोड़ी बहुत बुक्स हैं, या द फ्यू जितनी है यही है। द फ्यू का तो कोई वैसे ही ऑप्शन नहीं बचता है, अ फ्यू और फ्यू। आगे देखो क्या लिख रहा है, कह रहा है सो यू नीड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट। तो आपको मार्केट से उनको परचेज करने की जरूरत है। तो मार्केट से अगर परचेज करने की ज़रूरत है तो आपके पास कितनी बुक होंगी, थोड़ी बहुत या बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल ना के बराबर, फ्यू इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, सिनोनिम बताना है, एट्रोसिटी वर्ड है। एट्रोसिटी जो वर्ड होता है ना, एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रुएलिटी, ठीक है, अत्याचार। अब इसका सिनोनिम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज डिफिकल्टी, सेकंड ऑप्शन इज बारबैरिटी। बारबैरिटी जो वर्ड है इसका भी मतलब होता है एट्रोसिटी, क्रुएलिटी, अत्याचार, ठीक है। थर्ड ऑप्शन शाय, फोर्थ ऑप्शन ग्लूमी। देखो ऑप्शन से चले जाते हैं ना, तो डिफिकल्टी, शाय, ग्लूमी, ये कहीं नहीं आ रहे थे एट्रोसिटी के आसपास। हाँ, अगर एट्रोसिटी का ही मीनिंग ना पता हो तो खैर नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग, टू पुट ऑफ, टू कीप डिलेइंग समथिंग, किसी चीज को डिले करते रहना, ठीक है। डाइवर्ट जो वर्ड है ये तो सिंपल डाइवर्ट वर्ड होता है कि रोड पे चल रहे होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं, टॉपिक से डाइवर्ट हो जाते हैं, मुड़ना। वर्ट जो वर्ड होता है ना, वर्ट का मतलब ही होता है मुड़ना, डाइवर्ट हो जाता है टू चेंज डायरेक्शन। डिसीव हो जाता है धोखा देना। डिबेस जो वर्ड है, डीई हो गया, नेगेटिव बेस, कह रहा है डिबेस जो वर्ड होता है किसी की वैल्यू को कम करना, डीग्रेड करना, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन डिले इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला वर्ड है, अगले वर्ड में हमें रोकस वर्ड का एंटोनिम बताना है। रक्कस जो वर्ड है ना, रोकस वर्ड, वर्ड में देखो इस वर्ड को याद कर सकते हो राक्षस से। राक्षस का साउंड जो होता है, राक्षस बड़े जोर जोर से हंसते हैं, ठीक है। तो रक्कस जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है लाउड एंड अनप्लीजेंट, हार्श साउंड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन डल सेट क्लासेस के अंदर जरूर किया होगा आपने। डल सेट जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है स्वीट साउंड। एंटोनिम बताना था, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले फिर भी देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन इज हॉर्स। हॉर्स जो वर्ड है इसका मतलब होता है रफ, ये भी मतलब हार्श होता है। जारिंग जो वर्ड है ये भी अनप्लीजेंट होता है, वही साउंड के लिए यूज हो सकता है। और टोरेंट, टोरेंट तो देखो जो वर्ड होता है ना ये यूज, इसका मीनिंग होता है बहुत बहुत बड़ा, टू लार्ज, ठीक है। और टोरेंट्स होते हैं, तूफान वगैरह को भी टोरेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर वाज फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज प्री डिलेक्शन। प्री डिलेक्शन इज अ वर्ड विच मीन्स
देखो वर्ड में ही लिख रहा है प्री दिल एक्शन, पहले से ही जिस चीज के लिए आपका दिल एक्शन में आ जाए। प्री डिलेक्शन इज अ वर्ड विच मीन्स लाइकिंग, ठीक है, प्रेफरेंस। तो किसी को पसंद करना इज प्री डिलेक्शन। इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन तो होती है किसी चीज की तरफ हमारी टेंडेंसी, झुकाव, ठीक है, ये थोड़ा सा सिनोनिम टाइप ऑप्शन है, एंटोनिम तो नहीं है। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब होता है, एंड्योर का मतलब होता है कोई चीज़ लंबे टाइम तक बनी रहे, फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है। किसी चीज़ को एंड्योर करते हो आप तो सहन कर सकते हो बहुत लंबे टाइम तक, दैट इज। एनमिटी होती है दुश्मनी। और डोमिसाइल, डोमिसाइल तो वर्ड आई गेस सबको ही पता होगा, हरियाणा का डोमिसाइल बनवाया होगा आपने जरूर। डोमिसाइल का मीनिंग होता है द प्लेस वेयर ए पर्सन लिव्स, ठीक है, जैसे हरियाणा डोमिसाइल, तो हरियाणा इज द प्लेस वेयर आई लिव, ठीक है। तो प्री डिलेक्शन का जो एंटोनिम होगा दैट इज एनमिटी। अगला क्वेश्चन ईडीएम है ए वाइल्ड गूज चेस। ए वाइल्ड गूज चेस एक ऐसा ईडीएम है, जनरली सबको पता ही होता है। वाइल्ड गूज चेस का मतलब होता है फ्रूटलेस सर्च, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है फ्रूटफुल सर्च, वो फ्रूट देखते ही ना जनरली हम टिक करके निकल लेते हैं, ठीक है, लेकिन ध्यान से पढ़ो तो फ्रूटफुल सर्च नहीं होती, सर्च होती है फ्रूटलेस। फिर टाइमली सर्च, यूजलेस सर्च, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है ए मूट पॉइंट। ए मूट पॉइंट जो वर्ड है ना, इसका मीनिंग होता है एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर डिबेट हो सकती है, ठीक है, जो जिसके ऊपर सारे एग्री नहीं कर रहे, उसको बोलते हैं ए मूट पॉइंट। मूट पॉइंट का मीनिंग ही होता है डिस्प्यूटेड। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला देखो, कह रहा है द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट। द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट। देखो जो अपॉइंट वर्ड है ना, अपॉइंट, देखो जनरली ना बुक्स के अंदर ना थोड़ी सी लाइक मेरे को यही थोड़ा सा कमी लगती है, जनरली जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनके अंदर ना इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट लिखी जाती है। अब मैंने कई बुक्स में देखा है, लिखा है कि अपॉइंट के बाद ना एज यूज नहीं होता। मैनी बुक्स आई हैव सीन इन विच दिस इज रिटन, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपॉइंट के बाद एज यूज होता भी है और नहीं भी यूज होता। फॉर एग्जाम्पल आपने डायरेक्ट बोलना हो वी अपॉइंटेड समबडी, जैसे वी अपॉइंटेड हिम, एज की जरूरत है ही नहीं। वी अपॉइंटेड ए मैनेजर, तब भी एज की जरूरत नहीं है। अपॉइंट समबडी आ जाए तब हम एज यूज नहीं करते, लेकिन अगर आ जाए अपॉइंट समबडी एज समथिंग, भाई वी अपॉइंटेड हिम एज ए टीचर, वी अपॉइंटेड हिम एज ए मैनेजर, तब अपॉइंटेड के बाद एज यूज होता भी है, ठीक है। तो यहां पे देखो क्या लिख रहा है, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर क्या हो गया, समबडी, अपॉइंटेड समबडी एज समथिंग, तो द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज ए सेक्रेटरी एज शी इज एफिशिएंट, सेंटेंस इज करेक्ट, नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। तो अपॉइंट के बाद एज आता भी है और नहीं भी आता। अपॉइंट समबडी आएगा तो दैट इज डायरेक्ट, वी अपॉइंटेड हिम, वी अपॉइंटेड ए मैनेजर, ठीक है, लेकिन वी अपॉइंटेड हिम एज अ मैनेजर हमेशा ऐसे यूज होगा, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन, आई विश आई वॉज अ सुपरमैन। ये जो क्वेश्चन है ये सब्जंक्टिव मूड का क्वेश्चन है। होता क्या है कि जब भी कोई चीज़ इमेजिनेशन के अंदर चल रही होती है तो वहाँ पे हम जनरली प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। आई विश, इफ़, तो जब भी इमेजिनेशन की बातें होती हैं तो वहाँ पे हम वॉज यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर। आई विश आई वर ए सुपरमैन। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है चार अल्टरनेटिव में, अच्छा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। कह रहा है वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस। कह रहा है एक ऐसा पर्सन जिसको ऑनर के साथ डिस्चार्ज किया जाता है सर्विस से, क्या बोलोगे उसको। ऑप्शंस देखो, पहला ऑप्शन है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट वर्ड का मतलब होता है वन हु इज ऑलवेज रेडी टू फाइट, लड़ाका, लड़ाकू।
झगड़ालू। सेकंड वर्ड इज इमेरिटस। ई माने आउट, फिर आगे देखो लिख रहा है मेरिट, तो मेरिट के साथ आउट हुआ है, पता नहीं इसका अभी मीनिंग नहीं पता, कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। ट्रूएंट जो वर्ड है ना, सेकंड थर्ड ऑप्शन ट्रूएंट, ट्रूएंट होता है जो, जैसे हम लोग करते हैं ट्रूएंसी, ट्रूएंट हम बने होंगे जब हम स्कूल के अंदर बंक करते थे ना, क्लासेस बंक करते थे, तो हम हो जाते थे ट्रूएंट। ठीक है, ट्रूएंट होता है वन हु बंक्स। ठीक है, जो अपनी ड्यूटी से अपने अपनी क्लास से बंक मारता है ना, उसको बोलते हैं ट्रूएंट। एंड मर्सिनरी, मर्सिनरी में तो देखो पीछे आ गया नारी। ठीक है, आजकल की नारी जो होती है ना वो मर्सिनरी होती हैं। ठीक है, मर्सिनरी इज अ वर्ड, याद करने के लिए, कोई बुरा मत मानना इस बात को। मर्सिनरी इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर दोज पर्सन्स हु वर्क ओनली फॉर मनी। मर्सिनरी होता है जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं मर्सिनरी, जिनको मतलब सिर्फ पैसे से हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इमेरिटस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो जिसको सर्विस से ऑनरेबली डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी सर्विस से रिटायर हो जाते हैं, फिर भी उनके साथ में वही नाम जुड़ा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर अगर रिटायर हो तो बाद में उसको जनरली मैनेजर साहब नहीं बोलते, लेकिन अगर एक प्रोफेसर रिटायर हो तो प्रोफेसर को रिटायर होने के बाद भी क्या बोलते हैं? प्रोफेसर। ठीक है, तो ये इन लोगों के लिए जिनका जिनका नाम के साथ वो चीज़ जुड़ी रहती है। कर्नल रिटायर हो गए तो कर्नल, उनको कर्नल ही बोला जाएगा बाद में भी। ठीक है, तो जिनके नाम के साथ उनका रैंक जुड़ा रहता है उनको बोलते हैं इमेरिटस। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी। देखो, परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी मतलब एक ऐसी परसेप्शन दिमाग के अंदर जो एक्चुअल में सच्ची नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सिनिसिज्म। देखो, जो सिनिसिज्म जो वर्ड है ना, सिनिसिज्म का मीनिंग होता है, सिनिक वर्ड से बना है ये, सिनिक वर्ड। सिनिक होता है सनकी। सिनिक क्या होता है? ऐसा पर्सन होता है जिसको ना किसी दूसरे पे विश्वास होता ही नहीं, उसको ये लगता है कि हर आदमी ना सेल्फिश है। ठीक है, वो होता है सिनिक, और सिनिसिज्म हो गया वही बिलीफ। ठीक है ना, आईएसएम पीछे लग गया। अगला वर्ड है हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन और जो थर्ड ऑप्शन है इल्यूजन, इन दोनों में कंफ्यूजन होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन ऑप्टिमिज्म तो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए यूज होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों में कंफ्यूजन होनी चाहिए कि परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी को क्या बोलोगे, हेलुसिनेशन बोलोगे या इल्यूजन बोलोगे। तो आज हम तीन वर्ड्स देखते हैं। देखो, एक वर्ड होता है हेलुसिनेशन, एक वर्ड होता है इल्यूजन, और एक होता है डिल्यूजन। ठीक है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं डिल्यूजन की, जो यहाँ पे यूज नहीं हुआ। डिल्यूजन जो वर्ड है ना, हालांकि तीनों हिंदी में जाएं तो तीनों किसी ना किसी टाइप के भ्रम है। ठीक है, लेकिन तीनों जो भ्रम है ना, तीनों के अंदर डिफरेंस है। जैसे मैं बात करूं डिल्यूजन, डिल्यूजन वर्ड का मतलब होता है, मतलब एक 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 ऐसा ऐसा बिलीफ दैट इज नॉट ट्रू। जैसे जैसे आज ना मैं ना अपने आप को ये मानने लग जाऊं कि यार पूरे वर्ल्ड में ना मेरे जैसा टीचर नहीं है। अगर मैं अपने आप को ये मानने लग जाऊं तो मेरे को और कुछ नहीं है, मेरे को एक डिल्यूजन है, मेरे को भ्रम हो चुका है। ठीक है, डिल्यूजन हो जाता है लोगों को। लोग ना जब जिम में जा रहे होते हैं, कुछ लोग जिम में जाना शुरू करते हैं, मतलब बिल्कुल वैसे मरियल से होते हैं, जिम में जाना शुरू करते हैं और जाते साथ ही ना उनको बस ये लगने लग जाता है, वाह यार मेरे तो बाइसेप्स बन गए। ठीक है, खड़े हो जाएंगे शीशे के सामने, और शीशे के सामने खड़े होकर उनको तो ऐसे लगता है कि बस, मतलब वो देखा होगा आपने कई जगहों पे ना, वो दिखाते हैं कि एक बिल्ली खड़ी है शीशे के सामने, और सामने जब शीशे में दिख रहा है तो वो शेर दिख रहा है, तो वो बिल्ली को डिल्यूजन हो जाता है कि भाई मैं शेर हो चुका हूँ। ठीक है, तो ये होते हैं डिल्यूजन। ठीक है, फिर होता है इल्यूजन। इल्यूजन जो वर्ड है ना, ये टोटली इमेजिनेशन है तो तीनों ही इमेजिनेशन, लेकिन इल्यूजन जो वर्ड है ये कंप्लीट इमेजिनेशन है। इसमें तो रियलिटी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। जैसे डिल्यूजन था, बट ठीक है, वो जिम में जाना शुरू किया बच्चे ने, तो कुछ तो बन रहा होगा, लेकिन
कुछ तो था रियलिटी उसके अंदर, लेकिन उसको भ्रम ज़्यादा हो गया था। ठीक है, इल्यूज़न के अंदर तो टोटली इमेजिनेशन होती है, बिल्कुल रियल चीज़ है ही नहीं। ठीक है, रियल कैसे नहीं है, जैसे जैसे एक बंदे को ना मान लो डर लग रहा हो, मान लो रात को अकेला चल रहा है आदमी, और डर लग रहा है उसको, रास्ते में अंधेरा है, कोई नहीं है रोड के ऊपर। ठीक है, और फिर एकदम से उसको यूँ लगता है कि सामने कोई खड़ा है, तो वो होती है इल्यूज़न। ठीक है, या किसी पेड़ की परछाई पड़ी और उसको लगा कि कोई कोई उसको मारने के लिए दौड़ा। पेड़ की परछाई थी, उसको लगा कि पीछे से किसी ने पिस्टल तान दी उस पे, परछाई पेड़ की थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है कि बिल्कुल बिल्कुल इमेजिनेशन, वो होती है इल्यूज़न। ठीक है, डिल्यूजन होती है अपने बारे में होती है या दूसरे के बारे में, बिल्कुल ऐसा भ्रम हो गया कि भाई वो अति है। जैसे अब ट्रम्प के बारे में एक डिल्यूजन फैलाया गया कि ट्रम्प जो है ना सबसे घटिया इंसान है, ये है वो है, तो लोगों के मन में बिलीफ हो गया कि ट्रम्प ट्रम्प एक घटिया इंसान है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है डिल्यूजन। फिर जो वर्ड है हमारे पास, हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन जो वर्ड है ना, ये भी वही भ्रम है, लेकिन ये भ्रम होता है जनरली किसी मेंटल इलनेस के कारण। जैसे कोई कोई मेंटल इलनेस हो जाए किसी को, या 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 कोई स्ट्रेस ले ले, या ड्रग्स वगैरह, मतलब दारू वारू पी ले। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण आपको जो होती है वो होती है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मीनिंग, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे जैसे ना मतलब सामने कोई खड़ा हो, और मतलब सामने खड़ा खड़ा मेरे को ऐसे लग जाए कि यार सामने अभी बंदा खड़ा था और एकदम से वो तो हाथी बन गया, तो ये जो चीज़ होगी ये होगी डिल्यूजन। ठीक है, सॉरी, हेलुसिनेशन। डिल्यूजन तो होगी जैसे जैसे कोई लड़की आज की डेट में शीशे के सामने खड़ी होकर सोचे कि भाई ये क्या, ये छिल्लर तो मिस वर्ल्ड धक्के की बन गई, छिल्लर से बढ़िया तो मैं दिखती हूँ, मेरे को बनना चाहिए मिस वर्ल्ड। तो ये तो होगी डिल्यूजन। ठीक है, और हेलुसिनेशन होगी, इल्यूजन होगी बिल्कुल इमेजिनेशन, और हेलुसिनेशन होगी कि मेरे सामने एकदम से ऐसा हो जाए कि मैं सोचूं कि यार मेरे सामने अभी बंदा खड़ा था और ये क्या, ये तो कुत्ता कुत्ता बन गया। ठीक है, तो ये जो चीज़ होगी ये चीज़ जाके बनेगी हेलुसिनेशन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, परसेप्शन होती है हेल्यूसिनेशन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखो, राइट स्पेलिंग वन वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। फर्स्ट वर्ड है एनजाइटी। एनजाइटी की जो स्पेलिंग है वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एनजाइटी हो जाती है टेंशन टाइप्स। ठीक है, बिलीव की भी स्पेलिंग ओके है, हाइट की भी ओके है। फोर्थ, पिटी। पिटी, पेटी, देखो दो वर्ड्स हो सकते हैं इसे, या तो हो सकता था पीटी PITY, या हो सकता था PETTY ठीक है ना, तो दोनों में से कोई एक स्पेलिंग हो सकती थी, ये कोई स्पेलिंग नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा आज कोल्ड सा हो रहा है मुझे। यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ, अगला क्वेश्चन इज एडमिटेड। एडमिटेड जो वर्ड है उसमें डबल टी आता है, फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें स्पेलिंग इनकरेक्ट मिल गई, बाकी देख लो वैसे बेनिफिटेड की स्पेलिंग ठीक है, मैरिड की ठीक है, ऑफर्ड की ठीक है। ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ 16th। अगला क्वेश्चन, अच्छा पैराजंबल का क्वेश्चन था, PQRS का, पढ़ लेते हैं। देखो पैराजंबल के क्वेश्चन में ना सबसे पहला जो हमारा काम होना चाहिए वो होना चाहिए इंडिपेंडेंट सेंटेंस को ढूंढना। एक ऐसे सेंटेंस को ढूंढो जो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, देखो कह रहा है पी में, क्या कह रहा है, ग्रांटेड पॉलिटिकल डिफेक्शन इज इंक्रीजिंगली लेस एन एक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफाइंस देन वन ऑफ प्योर अपॉर्चुनिज्म। ग्रांटेड, देखो ग्रांटेड वर्ड जब भी ऐसे यूज होता है ना, इसका मतलब होता है इट्स ट्रू, इट इज ट्रू। तो ग्रांटेड को आप पढ़ के चल सकते हो क्या, इट इज ट्रू। कह रहे दिस इज ट्रू, इट इज ट्रू कि पॉलिटिकल डिफेक्शन, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदलना, कह रहा पॉलिटिकल डिफेक्शन
is increasingly less an act of ideological defiance than one of pure opportunism। कह रहे ये चीज़ सच्ची है कि जो पॉलिटिकल डिफेक्शन है ना आज के टाइम पे, जो लोग दल बदलते हैं, दैट इज इंक्रीजिंगली लेस एन एक्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल डिफाइंस। कह रहा है वो आज के टाइम पे दल लोग इसलिए नहीं बदलते कि उनका आइडियोलॉजी मैच नहीं हो रही है। डिफाइंस, डिफाइंस वर्ड का मतलब होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि लोग रजिस्ट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं आइडियोलॉजी को ना, जबकि होता क्या है ये, देन वन ऑफ प्योर अपॉर्चुनिज्म। आज के टाइम पे दल बदलते वो हैं जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ये देख लिया आज बीजेपी की हवा है तो चलो बीजेपी में चलते हैं, कल को आपकी हवा है तो आप में चलते हैं, परसों को कांग्रेस की हवा है तो कांग्रेस में चलते हैं। इनको मतलब यही होता है कि भैया कौन सी सीट हमें मिल रही है, ये चीज़ होता है, ठीक है। फिर कह रहा है येट फॉर ऑल इट्स फ्लॉज द करंट लॉ रिकॉग्नाइजेज एंड रिस्पेक्ट्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल द राइट टू डिसेंट। कह रहा है येट, हालांकि, फॉर ऑल इट्स फ्लॉज, कह रहा है चाहे इसमें कितनी मर्जी कमियां हों, ठीक है, लेकिन जो करंट लॉ है, जो कानून बनाया है नया, इट रिकॉग्नाइजेज एंड रिस्पेक्ट्स वन फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो मेन प्रिंसिपल है उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको रिस्पेक्ट करता है। और वो प्रिंसिपल क्या है, द राइट टू डिसेंट। डिसेंट वर्ड का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट, ठीक है ना, तो उसको वो करता है। लेकिन देखो फॉर ऑल इट्स फ्लॉज, ये थोड़ा सा और येट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों, हमारा कहीं पे भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है ए ब्लैंकेट बैन। ए ब्लैंकेट बैन, ब्लैंकेट बैन का मतलब होता है कंप्लीट बैन। ए ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेक्शन विल वीकन रादर देन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। कह रहा है अगर ब्लैंकेट बैन लगा देंगे डिफेक्शन के ऊपर, तो मतलब कंप्लीट बैन कर देंगे डिफेक्शन को, तो इससे जो है ना डेमोक्रेसी वीक होगी ना कि स्ट्रेंथन होगी। इन हुज नेम इट इज़ बीइंग साउट टू बी इम्पोज्ड। डेमोक्रेसी के नाम पे ही हम इस कानून को लाना चाह रहे हैं, और अगर यही कर देंगे तो फिर ये तो कंप्लीट डेमोक्रेसी का फेलियर टाइप होगा। ये जो वर्ड आर जो है ये शायद मेरे को इंडिपेंडेंट लगा अभी तक, क्योंकि देखो फर्स्ट जो वर्ड फर्स्ट था ग्रांटेड, वो दे रहा था इट इज़ ट्रू। तो इट इज़ ट्रू जो है, पहले इससे पहले कहीं ना कहीं शायद कुछ बात हुई होगी, या कोई बात नहीं, एक बार इसको भी छोड़ के चलते हैं, मतलब आर या पी को हम मान सकते हैं फर्स्ट। अगला देखो, ग्रांटेड ऑल्सो दैट इट इज़ इलॉजिकल टू अलाउ ए थर्ड ऑफ द पार्टी टू स्प्लिट बट नॉट इन ए लेसर नंबर। कह रहा है ये भी ट्रू है, ग्रांटेड ऑल्सो ये भी ट्रू है दैट इट इज इलॉजिकल। कह रहे हैं ये भी इलॉजिकल है टू अलाउ ए थर्ड ऑफ द पार्टी टू स्प्लिट, कि एक थर्ड ऑफ द पार्टी को आप स्प्लिट करने पे अलाउ कर दो, बट नॉट इन अ लेसर नंबर। मतलब आप मतलब कानून में कुछ ऐसा बना रहे होंगे कि भाई वन थर्ड अगर जाना चाहता है ना तो जा सकता है, लेकिन अगर एक अकेला बंदा जाना चाहता है, मतलब 10 पार्टी के बंदे हैं, 10 में से 3 या 3 से ज़्यादा जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं इकट्ठे, लेकिन अगर एक अकेला बंदा जाना चाह रहा है तो वो नहीं जा सकता। तो ये चीज़ भी वो क्या कह रहा है, इलॉजिकल है, ठीक है। चलो हम अगर वैसे देखें, ऑप्शंस की थोड़ी सी हेल्प लें, तो ऑप्शंस की हेल्प लेने से एक चीज़ समझ में आ रही है, या तो आर फर्स्ट है या फिर पी फर्स्ट है। और दूसरी चीज़ और सबको समझ में आनी चाहिए कि क्यू जो है वो भी, वो जो है वो लास्ट सेंटेंस है। अब देखो, अगर क्यू लास्ट सेंटेंस है, अगर क्यू लास्ट सेंटेंस है, ठीक है, तो बात बचती है पी आर और एस की। और क्यू लास्ट सेंटेंस होने के बाद हमें एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि पी और एस जो है ना वो बिल्कुल साथ में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि पी में दिया था ग्रांटेड और एस में दिया था ग्रांटेड ऑल्सो, मतलब एक चीज़ को पहले कहा कि ये ट्रू है और फिर दोबारा कहा इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो पी और एस एक साथ चाहिए हमें, ठीक है। अब पी और एस देखो कौन कौन से ऑप्शंस में एक साथ है। पी एस फर्स्ट ऑप्शन में एक साथ है, एस जो है पी से पहले नहीं आ सकता, थर्ड ऑप्शन वो भी गया, पी और एस एक साथ फोर्थ ऑप्शन में भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब देखते हैं आर फर्स्ट बनाओ या पी एस आर, पढ़ लेते हैं। देखो आर बना दो, ए ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेक्शन, डिफेक्शन की बात चल रही है सारे सेंटेंसेस में। कह रहा है कि अगर एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया जाए डिफेक्शन में, इससे डेमोक्रेसी जो है ना वीकन होगी। फिर कह रहा है ग्रांटेड, ये चीज़ सच्ची है पी में कि डिफेक्शन जो है ना आज के टाइम पे आइडियोलॉजिकल नहीं होती, अपॉर्चुनिज्म के लिए होती है। फिर एस में कह रहा है
कि ये भी सच्ची बात है कि भाई ये भी इलॉजिकल हो जाएगा अगर आप कुछ लोगों को नहीं जान, एक दो को नहीं जाने दे रहे, वन थर्ड इकट्ठे जाना चाहें तो चले जाएं। फिर क्यों तो लास्ट है ही। अच्छा, पी से और पढ़ते हैं। कह रहा है ये चीज़ सच्ची है कि डिफेक्शन आज के टाइम पे ऐसी है। ये भी सच्ची है कि ये इलॉजिकल हो जाएगा टू अलाउ। अब देखो, अगर पी से सेंटेंस स्टार्ट कर दो तो एस में आके ना प्रॉब्लम आ रही है। क्या ग्रांटेड ऑल्सो दैट इट इज इलॉजिकल टू अलाउ, अलाउ करने की तो बात ही नहीं आई। अलाउ करने की बात तो आर में जाके आई कि एक ब्लैंकेट बैन लगाया जा रहा है। तो यहां पे जाके हमें साफ समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकॉग्नाइज what it is inside us that is making us respond with negativity, that is the path towards forgiveness। कह रहा है एज डिफिकल्ट एज इट मे बी, कह रहा है जितना मर्जी डिफिकल्ट हो जाए, टू रिकॉग्नाइज करना वट इट इज़ इनसाइड अस, कि हमारे अंदर क्या है, दैट इज़ मेकिंग अस रिस्पॉन्ड विद नेगेटिविटी, जिसके कारण हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, दैट इज़ द पाथ टुवार्ड्स फॉरगिवनेस। लेकिन अगर इस पाथ पे चलते हो आप तो ये पाथ जो है फॉरगिवनेस का पाथ होता है। फिर कह रहा है दिस विल ऑटोमेटिकली चेंज योर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन एंड यू विल फील मच बेटर। कह रहा है इससे आपकी रिलेशनशिप जो है ना वो बढ़िया हो जाएगी और आप अच्छा फील करोगे। अगेन देखो, सेकंड ऑप्शन या फर्स्ट ऑप्शन मेरे को इंडिपेंडेंट सा तो नहीं लगा, ठीक है ना। तो पी मुझे इंडिपेंडेंट दिखा ना क्यू इंडिपेंडेंट दिखा। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो देखो, पी के अंदर स्टार्ट किया था एज डिफिकल्ट एज इट मे बी, तो कौन सी चीज़ डिफिकल्ट है, पहले कहीं ना कहीं कुछ बात की होगी। फिर क्यू में दिया था दिस विल ऑटोमेटिकली, व्हाट विल ऑटोमेटिकली चेंज, दिस किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ, अगेन ये भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है। आर देखते हैं। कह रहे वी नीड टू रिकॉग्नाइज आर रिएक्शन टू अदर पर्सन, we need to recognize our reaction to other person as a mirror of something in ourselves। कह रहा है वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर रिएक्शन, हमें हमारा रिएक्शन रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा टू द अदर पर्सन एज अ मिरर ऑफ समथिंग इन आवर सेल्व्स। भाई जनरली ये वही वाली बात है जो बोलते नहीं है लोग कि हमें ना दूसरों के साथ वैसा बिहेव करना चाहिए जैसा हम हमारे लिए दूसरों से चाहते हैं, कुछ वैसी ही बात लिख रहा है। देखो क्या कह रहा है, वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर रिएक्शन टू द अदर पर्सन एज अ मिरर ऑफ समथिंग इन आवर सेल्व्स। कह रहा है कि भाई जैसा आप दूसरों से करने वाले हो ना वो अल्टीमेटली वो हमारे लिए मिरर हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली वैसी ही चीज़ हमें मिलने वाली है। अच्छा, पता नहीं ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट सा मुझे नहीं लग रहा सेंटेंस। अगला सेंटेंस और देखते हैं। कह रहा है वट एवर द इशू माइट बी वंस यू हैव डिस्कवर्ड देम, once you have discovered them you can work on forgiving yourself। कह रहा है वट एवर द इशू माइट बी, कोई भी इशू हो लेकिन अगर तुम्हें पता लग गया ना तो यू कैन वर्क ऑन फॉरगिविंग योर सेल्फ, तब आप काम स्टार्ट कर सकते हो आप अपने आप को फॉरगिव करने का। देखो ऑप्शंस से थोड़ी सी हेल्प लेके आते हैं, कहीं पे कुछ मिलती है तो। एस आर, पहली चीज़ या तो एस फर्स्ट है या आर फर्स्ट है। देखो मैंने पहले भी कहा था कि दोनों वो पी और क्यू तो फर्स्ट मुझे नहीं दिख रहे थे, ठीक है, एस फर्स्ट है या आर फर्स्ट है। और कुछ क्यू आर, आर क्यू, थर्ड में भी क्यू आर मतलब आर क्यू, और आर पी एस क्यू। देखो एक चीज़ देखते हैं, चारों ऑप्शन से एक चीज़ दिख रही है कि ना क्यू और आर इकट्ठे आ रहे हैं, फर्स्ट में भी, सेकंड में भी और थर्ड में भी। अगर तो ये इकट्ठे आ सक रहे हैं तो इन तीनों में आंसर होगा, हमारा फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये इकट्ठे नहीं आ रहे तो हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बारी, क्यू और आर को पढ़ते हैं। क्यू क्या था, कह रहे दिस विल ऑटोमेटिकली चेंज योर रिलेशनशिप with the other person and you will feel much better। what will automatically change your relationship with the other person, पता नहीं क्या चीज़ चेंज करेगी, देखते हैं। we need to recognize our reaction to the other person as a mirror of something in ourselves, ये चीज़ चेंज करेगी। या देखो एस के अंदर क्या था, एस कह रहा था वट एवर द इशू माइट बी वंस यू हैव डिस्कवर्ड दैम,
यू कैन वर्क ऑन फॉरगिविंग योर सेल्फ, यू कैन वर्क ऑन फॉरगिविंग योर सेल्फ। तो आप जो है ना फॉरगिविंग पे काम शुरू कर दोगे। देखो जो एस के अंदर फॉरगिविंग की बात कही, यही बात पी के अंदर भी लिखी थी। कह रहा है एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकोगनाइज। देखो एस में बता रहा है वट एवर द इशू वंस यू हैव डिस्कवर्ड देम, एक बार आप इस चीज़ को ढूंढ लो बस, ठीक है। फिर कह रहा है एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकॉग्नाइज वट इट इज इनसाइड अस दैट इज मेकिंग अस रिस्पॉन्ड विद नेगेटिविटी दैट इज द पाथ टुवर्ड्स फॉरगिवनेस। कह रहा है फॉरगिवनेस का पाथ है, फिर फॉरगिव करना स्टार्ट कर दोगे एस के अंदर, ठीक है। आर के अंदर कह रहा है वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर रिएक्शन टू अदर पर्सन एज अ मिरर ऑफ समथिंग इन आवर सेल्व्स, ठीक है। और क्यू के अंदर कह रहा है दिस विल ऑटोमेटिकली चेंज योर रिलेशनशिप विद द अदर पर्सन एंड यू विल फील मच बेटर। देखो क्यू जो है ना कहीं पूरी चीज़ों का ना रिजल्ट निकाल के दे रहा है कि भाई इससे ना आप खुद अच्छा फील करोगे अगर आपने दूसरों को फॉरगिव करना स्टार्ट कर दिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो यही बनेगा, RPSQ, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी जो है ना सीक्वेंस ही नहीं बनेगी, कोई सी भी बना के देख लो, SQRP लेके जाओगे तो वट एवर द इशू माइट बी, एस और क्यू तो आपस में सेट हो जाएंगे, लेकिन फिर आर और पी वी नीड टू रिकॉग्नाइज आवर रिएक्शन टू अदर पर्सन एज अ मिरर ऑन समथिंग इन आवर सेल्व्स। फिर पी एज डिफिकल्ट एज इट मे बी टू रिकॉग्नाइज वट इज इन साइड अस दैट इज। तो नेगेटिविटी पे कभी भी सेंटेंस खत्म नहीं होगा जनरली, पैराजम्बल मतलब पैराग्राफ्स जो होते हैं जनरली पॉजिटिविटी पे खत्म होते हैं। तो ऑप्शन जो बनेगा दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन, RPSQ। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमें अच्छा चेंज करना है, जो भी चीज़ दिखी हुई है उसको, नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस। अच्छा, पहले डॉक्टर बोस को हॉस्पिटल लेके गया, ड्राइवर था, फिर उनको गेस्ट हाउस लेके गया, ठीक है। आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द हॉस्पिटल डॉक्टर बोस वॉज ड्रॉप्ड एट हिज गेस्ट हाउस, ठीक है। मेरे को तो ठीक सा लगा ये, कोई बात नहीं, अगला पढ़ते हैं। कह रहा है आफ्टर ही हैड ड्रीवन डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही हैड ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस। देखो इस सेंटेंस में प्रॉब्लम पता है क्या है, आफ्टर ही हैड, फिर कह रहा है ही हैड, आफ्टर ही हैड, और फिर से क्या लिख रहा है, ही हैड, ठीक है। तो दो बार ही यूज कर रहा है, दो बार वही डॉक्टर बोस के लिए हिम यूज कर रहा है, थोड़ा सा रिडंडेंट सा लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला ऑप्शन देखो, आफ्टर ही वॉज ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही वॉज ड्रॉपिंग हिम एट हिज गेस्ट हाउस। आफ्टर ही वॉज ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही वॉज ड्रॉपिंग हिम एट हिज गेस्ट हाउस। मतलब इसमें भी वही ही वॉज थोड़ा सा अजीब सा है। डॉक्टर बोस वॉज बीइंग ड्रिवन टू द हॉस्पिटल फर्स्ट एंड देन ही वॉज बीइंग ड्रॉप्ड अगेन। सेंटेंसेस को ना कुछ ज़्यादा ही बड़ा बड़ा बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखो, आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द हॉस्पिटल, डॉक्टर बोस को एक बार लिखा, दोनों का सब्जेक्ट बना दिया, आफ्टर बीइंग ड्रिवन टू द हॉस्पिटल डॉक्टर बोस वॉज ड्रॉप्ड एट हिज गेस्ट हाउस। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो सेंटेंस के अंदर अननेसेसरी चीज़ें भी यूज़ नहीं की जाती, ठीक है, इसके अंदर सारी चीज़ें अननेसेसरी यूज़ हो रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नरेशन है, कह रहा है आई सेड टू माई फ्रेंड्स। इस बार ही देखो CGL में प्री के अंदर ये चीज़ें हुई, क्वेश्चन की टाइप चेंज कर दी। अदरवाइज पहले प्री में नरेशन, PQRS, क्लोज टेस्ट जनरली नहीं आते थे, इस बार ही आए। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। कह रहा है मैंने अपने फ्रेंड से कहा लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। ऑप्शन देखते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स इफ दे वुड गो टू, पूछा है क्या, मैंने तो कहा है ना, सजेशन टाइप कुछ होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट होता है, आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स इफ दे वुड गो टू, इसका तो मतलब हो गया क्या तुम चलोगे, उसने पूछा थोड़ी है, उसने तो कहा है चलो चलते हैं। आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स टू गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। आस्क्ड माने कहना, मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि आई आस्क्ड माई फ्रेंड्स टू गो टू ए पिकनिक, कि भाई पिकनिक पे चले जाओ। पता नहीं ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, लेकिन एक बार ही इसको हम एलिमिनेट नहीं करके चलते, अगला आप देखते हैं। आई परमिटेड माई फ्रेंड्स, हाँ मैंने अपने फ्रेंड्स को परमिट किया कि भाई जाओ तुम, मैंने आदेश दे दिया, नहीं भाई, थर्ड ऑप्शन वैसे भी गया। फोर्थ ऑप्शन आई सजेस्टेड माई फ्रेंड्स, मैंने फ्रेंड्स को सजेस्ट किया
that we should go to a picnic for a change. This is the right answer of this question. ठीक है, आगे जो है हमारे पास क्लोज टेस्ट है. क्लोज टेस्ट वॉज लिटिल बिट इजी, कोई एज सच इतना मुश्किल नहीं था. ठीक है, देखते हैं. कह रहा है लिटरेचर इज अ डैश थ्रू विच ए पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज टुवार्ड्स और प्रोटेस्ट डैश डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है, लिटरेचर इज ए बेस थ्रू विच, लिटरेचर इज ए मीडियम थ्रू विच, लिटरेचर इज ए सोर्स थ्रू विच, लिटरेचर इज ए सब्जेक्ट थ्रू विच ए पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज टुवार्ड्स और प्रोटेस्ट डैश डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. तो लिटरेचर क्या है? लिटरेचर एक बेस है. देखो, बेस वर्ड और फोर्थ जो है ना सब्जेक्ट, ये दोनों तो बहुत इजीली एलिमिनेट हो रहे हैं. लिटरेचर इज ए बेस थ्रू विच या लिटरेचर इज ए सब्जेक्ट थ्रू विच ना, ये दोनों एलिमिनेट होते हैं. ऑप्शन जो बचते हैं वो बचते हैं थर्ड और सेकंड. लिटरेचर इज अ मीडियम थ्रू विच ए पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज, या लिटरेचर इज ए सोर्स थ्रू विच. तो देखो, सोर्स ऑफ समथिंग होता है, सोर्स के थ्रू कुछ नहीं किया जाता, सोर्स ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज का सोर्स होता है, ना कि सोर्स के थ्रू कुछ किया जाता है. ठीक है, तो लिटरेचर इज अ मीडियम थ्रू विच ए पर्सन कन्वेज हिज आइडियाज टुवार्ड्स और प्रोटेस्ट डैश. प्रोटेस्ट ऑप्शन देखते हैं. प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्रोटेस्ट फॉर, प्रोटेस्ट इन, प्रोटेस्ट ऑफ. प्रोटेस्ट जो होता है हमेशा अगेंस्ट होता है. प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. कह रहे लिटरेचर एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम, मतलब कोई भी पर्सन अपने आइडियाज़ किसी चीज़ के बारे में बताता है या किसी सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में हम प्रोटेस्ट करते हैं. द वर्ड्स दैट डील विद ए डैश इशू आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर. ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. द वर्ड्स दैट डील विद ए ब्रॉड इशू. अच्छा ठीक है, ब्रॉड इशू भी हो सकता है. दैट डील विद ए इनसेंसिटिव इशू. इनसेंसिटिव ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि ए लगा है. एन होता तो इनसेंसिटिव आता, ए के साथ तो आ ही नहीं सकता, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है. डील विद ए मोरल इशू, हाँ ये ऑप्शन भी हो सकता है. फिर कह रहा है विद ए इकोनॉमिक, अगेन इकोनॉमिकल के साथ भी एन चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता. तो दो ऑप्शन हमारे पास बचते हैं, विद ए ब्रॉड इशू और विद ए मोरल इशू. तो कह रहा है द वर्ड्स दैट डील विद ए डैश इशू आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर. आगे देख के आते हैं, शायद कुछ मिल जाए कुछ. कह रहे दे आर डैश विद ए पर्टिकुलर पर्पस इन डैश. ठीक है, दे आर डैश ब्रॉट विद, दे आर ब्रॉट विद ए पर्टिकुलर पर्पस, दे आर ब्रॉट, दे आर फाउंडेड विद ए पर्टिकुलर पर्पस, दे आर रिप्रेजेंटेड विद, या दे आर रिटन विद. तो देखो, जो जो ये क्वेश्चन है ना, क्या लिख रहा है? कह रहा है दे आर डैश विद ए पर्टिकुलर पर्पस. अब इसके अंदर भी अगेन थोड़ा सा ना, अगर आपको यूसेज वर्ड का पता हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते थे. क्या कह रहा है? दे आर ब्रॉट विद ए. तो देखो, कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि इन वर्ड्स को, जो ऊपर लिखा था ना कि द वर्ड्स दैट डील विद द डैश इशू आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर, तो कहना है इन वर्ड्स को ना एक पर्टिकुलर पर्पस के साथ लेके आया जाता है. ठीक है, शामिल किया जाता है कुछ ऐसा. तो ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट जो है ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म है. अब ब्रिंग के साथ शामिल करने के लिए ब्रिंग इन यूज होता है, ना कि ब्रिंग विद. ठीक है, यानी कि ब्रोट के साथ अगर इन होता ना, तब तो ये ऑप्शन आ सकता था, लेकिन अब ये ऑप्शन नहीं आ सकता. इन द सेम वे अगला ऑप्शन देखो, फाउंडेड विद. फाउंडेड जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को एस्टेब्लिश करना. तो ये एस्टेब्लिश, वर्ड्स को एस्टेब्लिश तो नहीं करना हमने को. ठीक है ना. अगला ऑप्शन रिप्रेजेंटेड विद, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता था ऑप्शन, कि उनको रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड विद या दे आर रिटन विद. अब बात करें अगर लिटरेचर की, तो लिटरेचर के अंदर जनरली लिटरेचर राइटिंग से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन जाएंगे वो जाएंगे दे आर रिटन विद
ए पर्टिकुलर पर्पस, इन ऑल की कोई सेंस नहीं, इन हैंड, इन माइंड, इन टोटल। तो जो ऑप्शन बनता है वो बनता है इन माइंड। भाई एक पर्टिकुलर पर्पस होता है माइंड के अंदर जिसके थ्रू ये चीज़ जाती है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा 23rd क्वेश्चन की हमें कोई भी सेंस नहीं मिली। तो जनरली ऐसे केस में आप एक क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हो, अदरवाइज वैसे देखो थोड़ा सा मतलब गेस वर्क भी करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखो 23rd क्वेश्चन में हमारे दो ऑप्शन खत्म हो चुके थे, इनसेंसिटिव और इकोनॉमिकल, दो ही ऑप्शन बने, ब्रॉड और मॉरल। यानी कि हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। ठीक है, और जब भी 50% प्रोबेबिलिटी हो ना, वहाँ पे तुक्का जरूर मानना चाहिए। ठीक है, मेरा मानना ये है, क्योंकि अगर आपने 20% प्रोबेबिलिटी मतलब 50% प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दी है, तो चार ऑप्शन में से 50% बची है प्रोबेबिलिटी, तो हो सकता है मान लो चार क्वेश्चन करो और चार में से एक ठीक हो जाए, तब भी आप ज़ीरो पे जाओगे। लेकिन अगर चार में से दो ठीक हो गए तो आप देख लो आपके पास 1.5-2 नंबर फालतू बनता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, द वर्ड दैट डील्स विद ए मोरल इशू है। मोरल इशू इसलिए है क्योंकि जनरली जो है ना लिटरेचर के अंदर मतलब मोरल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। और फिर लिख भी रहा है द वर्ड। ठीक है, ब्रॉड जो है ना ये अपने आप में ही एक बड़ी चीज़ हो जाती है, द वर्ड दैट डील्स विद ए ब्रॉड इशू। तो ठीक है, और बाकी मतलब एज सच कोई सेंस नहीं थी यहाँ पे कि आप ब्रॉड आंसर करो या मोरल आंसर करो। ठीक है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं एग्जाम के अंदर छोड़ने वाले होते हैं, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस कभी भी अटेम्प्ट नहीं करने होते। अल्टीमेटली हमारी हमारी एक्यूरेसी जो है वो बहुत मायने रखती है। ठीक है, तो ओवरऑल द टेस्ट वाज इजी। मतलब मैं डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा इस टेस्ट को, क्योंकि इस टेस्ट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कुछ क्वेश्चंस तो बहुत इजी थे, मतलब बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस थे, जनरल हम यूसेस करते रहते हैं। लास्ट में आके यस PQRS का जो सेकंड PQRS था थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला हो सकता था, और जो क्लोज टेस्ट है इसके अंदर एक दो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाले हो सकते थे। चलो फिर आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।